इतिहास में हुई कुछ अजीब और हैरान कर देने वाली घटनाएं जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाओगे। नंबर 1, नेदरलैंड्स के साउथ होलैंड प्रोविंस में एक पुरानी सिटी है जिसे लीडेन कहते हैं। 12 जनवरी 1807 को लीडेन में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लोग अपने काम में बिजी थे और सिटी की नैरो स्ट्रीट्स यूजुअल तरीके से भरी हुई थी। लेकिन किसी को बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पल में सिटी की हिस्ट्री सबसे डेंजरस डिजास्टर्स में से एक होने वाली है। उस दिन एक शिप लीडेन के कैनल सिस्टम से गुजर रही थी। बाहर से वो एक नॉर्मल कार्गो शिप लग रही थी, लेकिन उसके अंदर लगभग 17 टन गन पाउडर भरा हुआ था। ये गन पाउडर मिलिट्री यूज के लिए ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। शिप सिटी के क्राउडेड एरिया के पास पहुंच चुकी थी। फिर अचानक एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि आसपास के बिल्डिंग्स लिटरली हवा में उड़ गई। कई घर एक सेकेंड्स के अंदर कोलैप्स हो गए। विंडोज मीलों दूर तक टूट गई और पूरी सिटी जोर से हिल उठी। कुछ लोगों को लगा कि अर्थक्वेक आ गया है। एक्सप्लोजन के बाद पूरा एरिया स्मोक, डस्ट और फायर से भर गया। जहां पहले हाउसेस और शॉप्स थे वहां सिर्फ मलबा बचा था। कई लोग तुरंत मर गए और 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। सर्वाइवर शॉक में इधर उधर भाग रहे थे और लोग अपने फैमिली मेंबर्स को मलबे के नीचे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सबसे टेरिफाइंग बात यह थी कि ब्लास्ट ने सिटी का एक बड़ा हिस्सा कंप्लीटली इरेज कर दिया था। अराउंड 150 से ज्यादा लोग मारे गए और थाउजेंड्स होमलेस हो गए। उस टाइम के हिसाब से ये डिस्ट्रक्शन अनबिलीवेबल माना गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन एग्जैक्ट रीजन कभी प्रॉपर्ली क्लियर नहीं हो पाया कि गन पाउडर एक्सप्लोड कैसे हुआ। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि शिप पर किसी स्पार्क की वजह से ब्लास्ट हुआ होगा, लेकिन जो भी हुआ उसने पूरे लीडेन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये डिजास्टर आज भी यूरोप के सबसे हॉरिफाइंग एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन में काउंट किया जाता है। नंबर 2, 17th सेंचुरी में बैटल ऑफ खॉटन के दौरान यूरोप और ऑटोमन एम्पायर के बीच एक मैसिव कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ये बैटल खॉटन के पास लड़ी जा रही थी, जो आज यूक्रेन में लोकेटेड एक हिस्टोरिकल सिटी और फोर्ट्रेस एरिया है। पुराने टाइम में खॉटन ईस्टर्न यूरोप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिलिट्री लोकेशन माना जाता था। बैटल के दौरान फील्ड पर हजारों सोल्जर्स मौजूद थे। दोनों साइड्स के कैंप टेंशन से भरे हुए थे। उस जमाने में लोग नेचुरल इवेंट्स जैसे कॉमेट, सोलर एक्लिप्स और स्ट्रेंज स्काई इवेंट को गॉड का साइन या बैड ओमन्स मानते थे। सोल्जर्स भी काफी अंधविश्वासी थे। इसी वजह से बैटलफील्ड का एटमॉस्फेयर पहले ही फियर और एंजाइटी से भरा हुआ था। बैटल के दौरान अचानक दिन के टाइम ही स्काई डार्क होने लगा। धीरे धीरे सूरज कवर होने लगा और कुछ ही मिनट्स में ऑलमोस्ट पूरा एरिया डार्कनेस में डूब गया। असल में ये एक सोलर एक्लिप्स था, लेकिन उस वक्त बैटलफील्ड पर मौजूद कोई भी सोल्जर समझ नहीं पाया कि एक्चुअली क्या हो रहा है। कुछ लोग पैनिक में चिल्लाने लगे और कई सोल्जर्स को लगा कि शायद ये एंड ऑफ द वर्ल्ड या डिवाइन पनिशमेंट का साइन है। उस सडन डार्कनेस ने बैटलफील्ड का मूड कंप्लीटली चेंज कर दिया। कई वॉरियर्स ने इसे वार्निंग माना कि शायद गॉड उन्हें बैटल रोकने का सिग्नल दे रहे हैं। कुछ क्रॉनिकल्स के अकॉर्डिंग कई सोल्जर्स टेम्परली फाइट करने से मना करने लगे। उस टाइम एस्ट्रोनॉमी इतनी एडवांस नहीं थी कि कॉमन सोल्जर्स एक्लिप्स को साइंटिफिकली समझ सकें। इसीलिए ऐसे स्काई इवेंट का साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत पावरफुल था। लोग नेचुरली डर गए थे। बाद में हिस्टोरियंस ने मेंशन किया कि एक्लिप्स ने बैटल का एटमॉस्फेयर को और भी मिस्टीरियस और टेरिफाइंग बना दिया था। नंबर 3, 13 जुलाई 1977 की रात न्यूयॉर्क सिटी में सब कुछ नॉर्मल था। लोग अपने घरों में थे। स्ट्रीट्स लाइट से भरी हुई थी और सिटी यूजुअल तरीके से चल रही थी। तभी अचानक लाइटनिंग स्ट्राइक और पावर ग्रिड फेलियर की वजह से पूरी सिटी की इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई और कुछ ही सेकेंड्स में पूरा न्यूयॉर्क अंधेरे में डूब गया। सिर्फ कुछ ही मिनट्स के अंदर सबवे ट्रेन्स रुक गई, ट्रैफिक सिग्नल डेड हो गए और थाउजेंड्स लोग एलिवेटर्स में फंस गए। लेकिन असली हॉरर उसके बाद स्टार्ट हुआ।
उस टाइम सिटी ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस और क्राइम प्रॉब्लम से जूझ रही थी। जैसे ही डार्कनेस फैली, कई एरियाज में लूट और दंगे शुरू हो गए। ब्रुकलिन और ब्रॉन्क्स जैसे एरियाज में शॉप्स के शटर तोड़ दिए गए, 100 स्टोर्स लूट हुए और कई जगह आग लगा दी गई। रात भर पुलिस और फायर फाइटर्स सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि एक मॉडर्न और पावरफुल सिटी सिर्फ एक ब्लैकआउट की वजह से कुछ ही घंटों में बिल्कुल लॉलेस लगने लगी। स्ट्रीट्स पर सायरन, बर्निंग बिल्डिंग्स और डार्कनेस का कॉम्बिनेशन लोगों को किसी डिजास्टर मूवी जैसा फील करा रहा था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1000 से ज्यादा फायर्स हुई थी और थाउजेंड्स लोग अरेस्ट हुए। ब्लैकआउट लगभग 25 घंटे बाद खत्म हुआ, लेकिन उस रात की इमेज, बर्निंग स्ट्रीट्स, ब्रोकन शॉप्स और पैनिक आज भी हिस्ट्री के सबसे केओटिक अर्बन इंसिडेंट्स में काउंट की जाती है। नंबर 4, 1670s के टाइम पर पेरिस में फ्रेंच रॉयल कोर्ट बाहर से बहुत ग्लैमरस और पावरफुल दिखता था। रॉयल पार्टीज, लग्जरी और एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल हर जगह दिखते थे। लेकिन इसी शाइनी वर्ल्ड के अंदर धीरे धीरे एक ऐसा डार्क स्कैंडल ग्रो हो रहा था जिसने पूरे फ्रांस को हिला कर रख दिया। उस वक्त सडनली हाई क्लास सोसाइटी में अजीब डेथ्स और पॉइजनिंग केसेस बढ़ने लगे। कई रिच और इन्फ्लुएंशियल लोग बिना क्लियर रीजन के मरने लगे। रूमर्स फैलने लगे कि कुछ हाई क्लास लोग सीक्रेटली पॉइजन यूज करके अपने एनिमीज और कभी कभी अपने लाइफ पार्टनर तक को रिमूव कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो अथॉरिटीज एक शॉकिंग अंडरग्राउंड नेटवर्क तक पहुंची। पता चला कि पेरिस में सीक्रेटली एस्ट्रोलॉजर और विचेस का एक हिडन सर्कल चल रहा है। ये लोग पॉइजन और ब्लैक मैजिक रिचुअल्स ऑफर करते थे। कई वेल्थी लोग रात के अंधेरे में इनके पास जाते थे। सबसे फेमस नाम कैथरीन मॉन वाइसन का था, जिसे ला वाइसन के नाम से जाना जाता था। उस पर एक्यूज किया गया कि वो पॉइजन सेल करती थी और डार्क रिचुअल्स ऑर्गेनाइज करती थी। कहा जाता है कि कुछ रिचुअल्स में ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया जाता था, जहां रिलीजियस सेरेमनीज को डार्क और डिस्टर्बिंग तरीके से इमिटेट किया जाता था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और भी शॉकिंग नेम्स सामने आने लगे। कई रॉयल कोर्ट के मेंबर्स के नाम इस स्कैंडल से जुड़ने लगे। हैरान करने वाली बात यह थी कि रूमर्स में कुछ लोग डायरेक्टली किंग लुई द 14 के क्लोज सर्कल्स तक को इन्वॉल्व बता रहे थे। इस वजह से पूरे रॉयल कोर्ट में फियर और मैडनेस फैल गया। अथॉरिटीज ने स्पेशल कोर्ट बनाई जिसे चैम्बर आर्डेंट कहा गया। 100 से ज्यादा सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया गया और टॉर्चर करके इंटेरोगेट किया गया। कई लोगों को एग्जीक्यूशन दी गई। ला वाइजन को भी इवेंचुअली डेथ सेंटेंस मिला और उसे जिंदा जला दिया गया। इन्वेस्टिगेशन इतनी डेंजरस डायरेक्शन में जा रही थी कि इवेंचुअली किंग्स ने खुद कुछ रिकॉर्ड सीक्रेटली मिटा दिए। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि अगर इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ती तो फ्रेंच नोबिलिटी के और भी पावरफुल नाम एक्सपोज हो सकते थे। ये इंसिडेंट आज भी हिस्ट्री के सबसे डिस्टर्बिंग रॉयल स्कैंडल्स में काउंट की जाती है, क्योंकि इसने रिवील किया कि लग्जरी और पावर के पीछे एक डार्क वर्ल्ड भी छुपा होता है। नंबर 5, 1940s के दौरान जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तब दुनिया भर के साइंटिस्ट और मिलिट्री एक्सपर्ट्स नए नए अजीब आइडियाज पर काम कर रहे थे। हर कंट्री ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहती थी जो एनिमी को सरप्राइज कर सके। इसी बीच एक ऐसा अजीब प्रोजेक्ट सामने आया जिसे सुनकर लोग आज भी हैरान हो जाते हैं। ये प्रोजेक्ट अमेरिका में साइकोलॉजिस्ट BF स्किनर ने डेवलप किया था। इसका नाम प्रोजेक्ट पिजन था। आइडिया इतना स्ट्रेंज था कि पहली बार सुनने पर मिलिट्री ऑफिसर्स को भी यकीन नहीं हुआ। प्लान ये था कि पिजन्स यानी कबूतरों को मिसाइल गाइड करने के लिए यूज किया जाए। उस टाइम एडवांस इलेक्ट्रॉनिक गाइडेंस सिस्टम्स रिलायबल नहीं थे, इसीलिए साइंटिस्ट अल्टरनेट मेथड ढूंढ रहे थे। स्किनर का मानना था कि पिजन्स को इतनी ट्रेनिंग दी जा सकती है कि वो टारगेट को आइडेंटिफाई करके मिसाइल को करेक्ट डायरेक्शन में गाइड कर सके। ट्रेनिंग का मेथड और भी अजीब था।
पिजन्स को एक स्क्रीन दिखाई जाती थी जहां टारगेट जैसे शिप्स या बिल्डिंग्स की इमेज होती थी। जब भी पिजन अपनी चोंच से सही टारगेट पर पैक करता उसे फूड रिवॉर्ड मिलता। धीरे धीरे पिजन्स कंटिन्यूसली टारगेट को पैक करना सीख गए। मिसाइल के अंदर स्पेशली एक कंपार्टमेंट बनाया गया था जहां पिजन्स को रखा जाता। फ्रंट स्क्रीन पर लाइव टारगेट इमेज दिखाई जाती थी। अगर मिसाइल डायरेक्शन से हटने लगती तो पिजन इमेज के सेंटर पर पैक करता और सिस्टम मिसाइल को करेक्ट डायरेक्शन पर ले आता। हैरानी की बात यह थी कि ये टेस्ट सरप्राइजिंगली सक्सेसफुल रहे थे। पिजन्स मूविंग टारगेट्स को भी एक्यूरेटली ट्रैक कर लेते थे। उस वक्त कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स को लग रहा था कि फ्यूचर में एक्चुअल वॉर मिसाइल के अंदर लिविंग बर्ड्स बैठे होंगे, लेकिन प्रोजेक्ट को सीरियसली लेने में प्रॉब्लम हुई। कई ऑफिसर्स को आइडिया रिडिकुलस लगा। उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फास्ट इंप्रूव हो रहे थे, इसीलिए मिलिट्री ने इवेंचुअली प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। बाद में इसका नाम प्रोजेक्ट ऑर्कॉन भी रखा गया, लेकिन वो भी कभी फुल्ली डेवलप नहीं हुआ। नंबर 6, 1928 के अराउंड ह्यूबर्टा नाम की एक फीमेल हिप्पोपोटामस सडनली साउथ अफ्रीका के जंगल से बाहर निकलकर एक अजीब जर्नी पर निकल पड़ी। उस वक्त साउथ अफ्रीका में लोग नॉर्मली हिप्पोस को रिवर्स और रिमोट जंगल्स में ही देखते थे। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि एक हिप्पो इतनी लॉन्ग जर्नी करेगी और पूरे कंट्री में फेमस हो जाएगी। ह्यूबर्टा ने अपना सफर ईस्टर्न कोस्ट के पास से स्टार्ट किया और धीरे धीरे रिवर्स, फार्म्स, रोड्स और छोटे टाउन्स क्रॉस करने लगी। हैरानी की बात यह थी कि वो ह्यूमन से ज्यादा अग्रेसिव नहीं थी। जहाँ जहाँ वो जाती लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो जाते। कुछ लोग ट्रेन्स रोककर उसे देखते थे, न्यूज़पेपर्स उसकी अपडेट पब्लिश करते थे और बच्चे उसके बारे में स्टोरीज सुनते थे। उस टाइम दुनिया ग्रेट डिप्रेशन के डिफिकल्ट फेज से गुजर रही थी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस के बीच ह्यूबर्टा की स्ट्रेंज जर्नी लोगों के लिए एक अनयूजुअल होपफुल स्टोरी बन गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ने लगी। कई जगह पुलिस को क्राउड कंट्रोल करना पड़ता था। लोग उसकी फोटोग्राफ लेते, उसे फूड देने की कोशिश करते और न्यूज़पेपर्स उसे सेलिब्रिटी की तरह प्रेजेंट करती। ह्यूबर्टा को ऑफिशियली प्रोटेक्शन भी दिया गया था। अथॉरिटीज ने लोगों को वार्न किया था कि ह्यूबर्टा को हार्म ना करें, लेकिन उसके बावजूद ट्रेजेडी हो गई। 1931 में जब ह्यूबर्टा ईस्टर्न कोस्ट के और साउथ साइड तक पहुंची, कुछ हंटर्स ने उसे शूट कर दिया। जब लोगों को पता चला कि फेमस ट्रैवलिंग हिप्पो मर चुकी है तो कई लोग अपसेट हो गए। न्यूज़पेपर ने इस इंसिडेंट को हेविली कवर किया और पब्लिक में एंगर भी देखने को मिला। बाद में ह्यूबर्टा की बॉडी प्रिजर्व की गई और म्यूजियम में डिस्प्ले की गई। आज भी ह्यूबर्टा को साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में एक अनयूजुअल सेलिब्रिटी एनिमल और होप के सिंबल के रूप में याद किया जाता है। नंबर 7, 11th से 19th सेंचुरी के बीच जापान में कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एक बहुत डिस्टर्बिंग और एक्सट्रीम रिचुअल फॉलो करते थे जिसे सोको शिनबित्सु कहा जाता है। ये मॉन्क्स मानते थे कि अगर वो अपने बॉडी को परफेक्टली प्रिजर्व कर सके तो वो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के क्लोज पहुंच जाएंगे। इस प्रोसेस में वो सालों तक सिर्फ नट्स, रूट्स और पेड़ की छाल खाते थे ताकि बॉडी का फैट कंप्लीटली खत्म हो जाए। सबसे अजीब बात यह थी कि लास्ट स्टेज में वो एक टॉक्सिक ट्री की छाल और टी कंज्यूम करते थे जो बॉडी को इंसेक्ट्स और बैक्टीरिया के लिए पॉइजनस बना देता था। फिर मॉन्क एक स्मॉल स्टोन चेम्बर में मेडिटेशन पोजीशन में बैठ जाते और धीरे धीरे भूख की वजह से डेथ हो जाती। कुछ साल बाद चेम्बर खोला जाता। अगर बॉडी नेचुरली प्रिजर्व हो जाती तो उसे लिविंग बुद्धा की तरह रिस्पेक्ट दिया जाता था। आज भी जापान में कुछ रियल सोको शिनबित्सु ममीज एग्जिस्ट करती हैं जो देखने में सेंचुरीज पुरानी होने के बावजूद सरप्राइजिंगली प्रिजर्व लगती हैं। दोस्तों, कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।